यू ऑल इन दिस न्यू सेशन। तो आज का ये जो सेशन होगा यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। मैं एक एक टर्म का मीनिंग समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसमें प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज, आज का जो टॉपिक होगा दैट विल बी ऑर्थोगोनल। ठीक है, आई होप एक एक चीज़ का मतलब आपको पता है, बट आप एक बार जब इसको अच्छे से देख लोगे समझ जाओगे। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि यहाँ पे हर एक चीज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखो मान लेते कि हमारे पास क्या है कि एक एक्स वाई जेड ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, एक एक्स वाई जेड यहाँ पे हमारा एक एक्सिस है और एक पॉइंट पी है। ठीक है, ये जो पॉइंट पी है, लेट अस कंसीडर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर एक्स वाई जेड। ठीक है, आपको ये बात क्लियर होगी। अब देखो है क्या, हम क्या मानते हैं कि इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या है कि यूवी डब्ल्यू, मान लो कि सर्टन कुछ ऐसी चीजें जो है मतलब इस तरह से ऐसे बाहर निकल रहे हैं यूवी डब्ल्यू। ठीक है, एक का नाम हम यू देते हैं, एक का नाम वी देते हैं और एक का नाम हम डब्ल्यू देते हैं। अब बोलोगे कि सर ये यूवी डब्ल्यू है क्या? सो इफ यू टॉक अबाउट यूवी डब्ल्यू, तो हमारा यू क्या है? यू की अगर बात करें तो यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यू जो हो गया दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। वी जो है दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। v जो है ये भी हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन है। एंड z जो है, सॉरी w जो है, इफ यू टॉक अबाउट w, तो w जो है ये भी एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का। ठीक है, और इसके ऑपोजिट अगर हम x की बात करें, सो x इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ यूवी डब्ल्यू। x जो है वो यूवी डब्ल्यू का फंक्शन है। आपका y जो है दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ यूवी डब्ल्यू। y जो है वो भी यूवी डब्ल्यू का फंक्शन है और z जो है z इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ यूवी डब्ल्यू। मतलब सिंपली है क्या कि जैसे u वेरी कर रहा है, ठीक है ध्यान से देखना कि अगर आपका u वेरी कर रहा है तो u ध्यान से देखो x y z तीनों के रेस्पेक्ट में ये वेरी कर रहा है। सो u इज अ फंक्शन ऑफ x y z, सिमिलरली y एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स ले लें x y z, ठीक है, अगर यहाँ पे हम पॉइंट्स ले लें x y z, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी u पे डिपेंड करेंगे। आपका क्या होगा कि वो भी u पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है दैट इज नोन एज कर्वीलिनियर सिस्टम। मतलब बेसिकली अभी फिलहाल ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फिलहाल तो बातें ये होगी, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज को कि अगर हम ऐसा करते हैं, ध्यान से देखो कि मान लेते हैं कि देखो जब हम 3D की बात करते हैं, 3D में हमेशा हम एक प्लेन बना सकते हैं जहां पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ध्यान से देखना, अगर आपके पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो आप यहां पे एक प्लेन बना सकते हो, एक्स वाई प्लेन होगा, ये प्लेन जो होगा यहां पे जेड जो होगा दैट विल बी कांस्टेंट। आई होप आप ऐसा एक प्लेन जो है वो आराम से बना सकते हो। ठीक है, ये आपने एक प्लेन बना दिया। सिमिलरली अगर आप एक्जेड प्लेन की बात करें तो यहां पे आप एक प्लेन फॉर्म कर सकते हो जहां पे आपका y जो होगा वो कांस्टेंट होगा, सम अदर कांस्टेंट। ये c1 हो गया, ये c2 हो गया। सिमिलरली yz प्लेन होगा, यहां पे एक आप प्लेन बना, yz जो प्लेन है उसमें जो आप प्लेन बनाओगे, कोई भी प्लेन बनाओगे yz प्लेन पे, ध्यान रखना आपको yz प्लेन पे एक प्लेन बनाना yz एक्स पे, तो वहां पे क्या हो गया आपका z जो होगा दैट विल बी कांस्टेंट। तो अब एक चीज ध्यान समझ सुन के चलना सही से कि अगर ये चीजें जो है ना, मतलब एक्स वाई जेड हो गया या फिर यू वी डब्ल्यू हो गया, इफ दे आर यूनिकली डिफाइंड, ध्यान से सुनना इस डेफिनेशन को समझ लेना कि इफ यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड इफ दे आर यूनिकली डिफाइंड, हर एक पॉइंट पे अगर ये यूनिकली डिफाइंड होता है, इन दैट केस दीज आर नोन एज कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। इनको हम बोलते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। बात समझ आ गई? आई होप दिस पार्ट इज ओके कि अगर आपका यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड अगर ये यूनिकली डिफाइन है, दे मे बी अ फंक्शन ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के फंक्शन हो सकते हैं, बट इफ दे आर यूनिकली डिफाइंड देन सच अ सिस्टम, मतलब ऐसा जो सिस्टम होता है इनको हम बोलते हैं कर्वीलिनियर सिस्टम। तो मैंने बता दिया आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको समझ आ गया कि हाँ कोऑर्डिनेट क्या होता है, कर्वीलिनियर समझ आ गया। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल की। तो अब यहां पे क्या करते हैं, जो मैंने आपको प्लेन वाला कंसेप्ट बताया, आप उस प्लेन वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा यहां पे इमेजिन करने की कोशिश करो। जैसे देखो यहां पे एक प्लेन हम बना सकते हैं, राइट, कि ये आपका एक पी हो गया, ठीक है, u और w है, तो u और w के करस्पॉन्डिंग हम यहां पे एक प्लेन बना रहे हैं। ठीक है, मान लेते कोई एक आर्बिट्रली एक कोई प्लेन है, दैट प्लेन इज, इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग हम क्या बोलेंगे कि u जो है दैट इज कांस्टेंट। जैसे हमने वहां पे किया था एक्स वाई जेड वाले में, अगर हम वाई जेड कर रहे हैं तो एक्स इज अ कांस्टेंट, ठीक है, एक्स जेड करेंगे तो वाई इज अ कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा, जो भी है। अच्छा, अगर ये आपका हो गया, सिमिलरली हम यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। इस वाले प्लेन के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा
u एंड v है, तो w जो हो गया दैट इज सम अदर कांस्टेंट, एंड यहाँ पे हमने एक तीसरा प्लेन ड्रॉ कर लिया, इस वाले प्लेन में हम क्या बोलेंगे कि आपका v जो है दैट इज अ कांस्टेंट c3, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आती है जहां पे ये तीनों प्लेन ध्यान से देखना, अगर ये तीनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये तीनों प्लेन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। बात समझ आएगी। जैसे आपका सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हर एक प्लेन जो होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, दैट्स ऑल। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। आई होप ये वाली चीज आपको समझ आ गई होगी। होगा क्या, आप इसको रिपीट में फिर से सुन लेना, मैं दोबारा से बोल देता हूं कि ये तीनों प्लेन जो आपने ड्रॉ किए थे, जैसे वहां पे आप एक्स वाई जेड ऐसे करके एक्स वाई प्लेन में एक आप प्लेन ड्रॉ करते हो जहां पे जेड कांस्टेंट होता है, एक्स वाई में आपने ड्रॉ कर लिया, वाई जेड में अगर एक्स कांस्टेंट होता है, अगर वो तीनों प्लेन अगर वो परपेंडिकुलर होते हैं, एंड दैट इज ऑब्वियस, अगर एक प्लेन ऐसा एक प्लेन ऐसा और दूसरा प्लेन इनके परपेंडिकुलर, तो तीन प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो गए, इन दैट केस सच कोऑर्डिनेट सिस्टम आर नोन एज ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये होगी इनके इंट्रोडक्शन की बातें, ठीक है। तो ये यहां से आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें आगे कि यहां पे हम चीजों को कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि हमें देखो कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर एक चीज को यहां पे अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि कैलकुलेशन, और अगर आपने इस वीडियो को सही से फॉलो किया, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप इस चीज को कभी भूलोगे नहीं। ध्यान से सुनना, आप इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। तो ऐसे ही मान लो कि हमारे पास एक पी है, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने क्या लिया एक्स वाई जेड, मान लेते कि ये हमने ले लिया, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, इधर की साइड मान लो कि आपका u जा रहा है, ठीक है, इधर की साइड आर्बिट्रली किसी भी साइड आपका v जा रहा है, और यहाँ पे किसी भी साइड आपका w जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से आप इस चीज को समझना, आपका हो क्या रहा है कि आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, u v एंड w, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर को मतलब इसको अगर हम इसमें बोलें कि p मतलब OP जो आपका पोजीशन वेक्टर है, इफ दैट इज, मान लेते हैं कि ये क्या हमारा r वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू बेसिकली xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो ये तो बात होगी किसके रिस्पेक्ट में, तो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। सेम चीज को अगर हम कैलकुलेट करना चाहिए, देखो आप एक बात बताओ, यहां पे अगर आप यहां पे इसके अलोंग मतलब r वेक्टर से अगर आप x के अलोंग अगर आप डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो वो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। अगर आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर आपने निकाल दिया, तो व्हाट यू विल गेट, आपको मिल जाएगा डायरेक्शन i कैप, राइट। मतलब बेसिकली दैट विल बी अ टेंजेंट वेक्टर अलोंग दिस, इसके अलोंग जो होगा आपको एक टेंजेंट वेक्टर मिल जाएगा। बस यही चीज है, आपको यहां पे वही चीज समझनी है। क्या है कि आपको अगर डेल आर मतलब आप मान लो कि u के अलोंग अगर आप डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, मान लेते हैं कि वो डायरेक्शन जो है इसके टेंजेंशियल अगर कोई डायरेक्शन है, मान लेते हैं कि इसको हमने ले लिया E1, तो E1 को आप कैसे कैलकुलेट करो, सबसे पहले आप E1 को कैलकुलेट कर लेते हो, टेंजेंट वेक्टर जो उसको कैलकुलेट कर लेते हो। सो E1 जो हो जाएगा, E1 टेंजेंट वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू डेल आर ओवर डेल u। ये क्या हो गया, u के अलोंग दिस इज द टेंजेंट वेक्टर, दिस इज द टेंजेंट वेक्टर अलोंग u। अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट E2, ठीक है, E2 की अगर बात करें, सो दैट विल बी इक्वल टू डेल आर ओवर डेल w, सॉरी v। E2 का मतलब क्या हो गया, इसके अलोंग एक टेंजेंट वेक्टर, इसके अलोंग एक टेंजेंट वेक्टर, सो दैट इज E2 विच इज इक्वल टू डेल आर ओवर डेल v। और इफ यू आर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E3, सो दैट इज इक्वल टू डेल आर ओवर डेल w। ध्यान से सुनना, यहां पे बात किस चीज की हो रही है, यहां पे आपने टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट किया, आपने अभी टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट किया, बट ऑलवेज यू नीड अ डायरेक्शन, आपको हमेशा एक डायरेक्शन चाहिए होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इफ अगर हमें कैलकुलेट करना है E1 की डायरेक्शन, सो E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सो दैट विल बी बेसिकली कि इसका मतलब E1 जो हो गया दैट इज इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसका ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, राइट। आपने क्या करा है, ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर हो गया डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप ऐसा कर दो E1 और इस वाले टर्म को, जो मेरा ये वाला टर्म है, जो मैग्नीट्यूड वाला टर्म है, अगर मैं इसको H1 बोल दूं, तो H1 इज सिंपली स्केलर, जो कैसे निकलेगा, डेल आर ओवर डेल यू से। सो दैट कैन बी गिवन एज, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल आर ओवर डेल यू। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू u
विच इज इक्वल टू E1 टाइम्स H1 एंड H1 इज गिवन बाय दिस, H1 जो हो गया ये आपका सिंपली ये हो गया। सिमिलरली अगर हम लिखें ऐसे कि E2 टाइम्स H2 दैट विल बी इक्वल टू डेल R ओवर डेल V, लिख सकते हैं वैसे। सिमिलर वे में आप क्या कर सकते हो, E2 आपने निकाल लिया, उसी तरीके से आप E3 भी निकाल सकते हो। तो E3 क्या हो जाएगा, E3, ठीक है, E3 इंटू H3 दैट विल बी इक्वल टू डेल R ओवर डेल W। आई होप ये सारी चीजें आपको एक एक करके समझ आ गई कि हमारा E1 क्या है, H1 क्या है। हम यही नोटेशन हर जगह यूज करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी तरह के नोटेशंस के साथ आप हमेशा चलते रहो, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, सिंपल सी बात है, आपने E1 E2 E3 ये सारी चीजें आपने देख ली, ठीक है, E1 E2 E3 ये सारी चीजें आपने यहां पे देख ली। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1 की वैल्यू क्या होगी इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्या करना पड़ता है, डेल R ओवर डेल X, इसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे u की जो वैल्यू है दैट इज x, यहां पे v की जो वैल्यू दैट इज v, और यहां पे इसकी वैल्यू w। अभी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे बिकॉज आपको ये कॉमन सा लग रहा है कि सर ये तो होता ही है, बट अभी जब दूसरे वाले सिस्टम में आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। अच्छा, डेल R ओवर डेल x इसका मैग्नीट्यूड, अब मैं मेरे को सीधा बात बताऊं, यहां पे इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो i, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिंपली इक्वल टू 1। और आप याद करो जो E1 है आपका, E1 की अगर हम बात करें, E1 वेक्टर की अगर हम बात कर लें, ठीक है, इज दिस पार्ट ओके, E1 अगर वेक्टर की बात करें तो ये क्या हो जाता है, दैट इज सिंपली I, राइट। तो E1 जो होता है, देखो E1 मतलब क्या हो गया आपका डेल R ओवर डेल X, सो डेल R ओवर डेल X आपका क्या हो गया E1, एंड E1 कैन बी गिवन एज I कैप इंटू 1, इसका मतलब क्या हो गया H1 इंटू आपका क्या हो गया दैट इज E1 कैप, राइट। तो E1 कैप का मतलब क्या हो गया आपका I, और H1 का मतलब हो गया आपका 1। तो इस तरीके से आपको यहां पे देखना, मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। हम चले जाते हैं यहां से सीधा उछल के किसमें, तो कौन से वाले सिस्टम में, बेसिकली उस वाले सिस्टम में, क्या बोलते हैं उसको, दैट सिस्टम इज नोन एज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो बात करते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप उसको एक बार समझ लो, बाकी आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे चीजों को कैलकुलेट करना है। देखो, जैसे मान लो कि हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास तीन चीजें होती है, क्या होता है, R, थीटा एंड Z। सिलेंडर की अगर बात करें तो ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। अगर इसका ओरिजिन आप यहां पे ले रहे हो, जैसे मान लो कि ये सिलिंड्रिकल सिस्टम जो है ये पूरा आपका चला जा रहा है, तो आप यहां पे सिंपल से बात है, अगर आप सेंटर पे यहां पे अगर आप ओरिजिन ले रहे हो यहां पे, इफ दैट इज 0 0 0, तो आपके पास क्या होता है कि XYZ को आप इसके फॉर्म में लिख सकते हो। देखो, आपको यहां पे करना क्या है, वी नो हियर कि हमें क्या पता है कि x दैट इज इक्वल टू R cos थीटा, x जो होता है दैट इज सिंपली R cos थीटा, y जो होता है दैट इज सिंपली R sin थीटा, एंड z दैट इज इक्वल टू z, मतलब z में कोई चेंज नहीं आता। मतलब आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पे तीन चीजें होंगी, R, थीटा एंड z। अब मैंने क्या बोला था कि R के करस्पॉन्डिंग, जैसे वहां पे U के करस्पॉन्डिंग क्या आया था E1, V के करस्पॉन्डिंग क्या आया था E2, और W के करस्पॉन्डिंग क्या आया था E3, राइट। तो वैसे R के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, R कैप, जो कि इसकी डायरेक्शन देगा, थीटा के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, थीटा कैप, जो कि इसकी डायरेक्शन दे देगा, एंड Z के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, Z कैप, जो कि इसकी डायरेक्शन देगा। कि आपका R, थीटा और Z, ये जो तीन चीजें हैं, ये चीजें कैसे वेरी करती है, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, देखो सिंपल सी बात है, आप R को कैसे लिखोगे, R विल बी रिटन एज, ये कैसे लिखाएगा, R cos थीटा, ठीक है, R cos थीटा I कैप प्लस R sin थीटा J कैप प्लस Z कैप, इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके, ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो इसको, हमें क्या चाहिए, E1 चाहिए, ठीक है। तो E1 टाइम्स H1, ध्यान रखना यहाँ पे E1 कैप टाइम्स H1। अब आप H1 को याद करो, हमने H1 को क्या कि हमारा R वेक्टर जो है दैट इज गिवन बाय दिस, आपका R वेक्टर ये हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हमें क्या करना, देखो डेल A ओवर डेल R करना, राइट, डेल A ओवर डेल R, ये हमें क्या देगा, दैट विल बी गिवन बाय E1 H1। अब अगर हमें H1 चाहिए तो हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड। अगर हम सिर्फ H1 की बात करें, सो H1 जो हो जाएगा वो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सो अगर इसकी हम बात करें डेल A ओवर डेल R, अगर इसको आप देखो R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो यू विल गेट cos थीटा I कैप प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा J कैप, राइट। बट अगेन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमें मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आपका क्या हो गया कि अगर आप h1 फाइंड करते हो तो h1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली 1, राइट। h1 जो हो गया वो आपका 1 हो गया बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज सिंपली इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहां पे ध्यान देखो, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए E1 H1। अब E1 की अगर बात करें, E1 क्या है आपका आर कैप, इसका मतलब ये क्या हो गया आर कैप ओनली, ठीक है। मतलब ये हो गया कि इसमें अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, तो दैट विल बी गिवन बाय आर कैप ओनली, ठीक है। दिस पार्ट इज आल्सो ओके, यस। अच्छा, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि अगली चीजों को कैसे कैलकुलेट करें। लेट अस कैलकुलेट H2। अगर हम H2 की बात करते हैं, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखना, इफ यू टॉक अबाउट H2 तो H2 विल बी व्हाट, डेल A, मतलब डेल A हो गया आपका डिवाइडेड बाय, यहां पे डेल R था, अब R के बाद क्या हो जाएगा, यहां पे डेल थीटा हो जाएगा, क्योंकि आप याद करो आप वहां पे U के रिस्पेक्ट में करते थे। सो डेल A ओवर डेल थीटा, इसको आपको डिफरेंशिएट करना, ध्यान रखना R कांस्टेंट रहेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस R साइन थीटा आई कैप प्लस R cos थीटा जे कैप, इसको डिफरेंशिएट करो, z इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस विल बी सिंपली 0। तो आपका क्या हो गया, H2 की अगर बात करें, ध्यान रखना यहां पे H2 अभी आपने मैग्नीट्यूड नहीं लिया, तो अगर आप सिर्फ H2 की बात करोगे सो दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग डेल A, ठीक है, ध्यान से देखना, डेल A ओवर डेल थीटा, सो दैट विल बी इक्वल टू, इसका अगर मैग्नीट्यूड लोगे क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दैट विल गिव यू सिंपली आर, राइट। तो आपका क्या हो गया, देखो ध्यान से, अगर E2H2 अगर आप लिखो तो E2H2 क्या हो जाएगा आपका सिंपली R इंटू थीटा कैप, राइट, क्योंकि थीटा की डायरेक्शन। अच्छा, ये हो गया E2H2। तो इसी तरह से आप याद रखना कि आपके H1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1, H2 की जो वैल्यू आ गई दैट इज थीटा, सॉरी H2 की जो वैल्यू आ गई दैट इज सिंपली R। नाउ इफ यू टॉक अबाउट H3, ठीक है, H3 की अगर बात करो तो H3 के केस में क्या होगा, डेल A बाई डेल Z करना पड़ेगा आपको, राइट, कि डेल A बाई डेल Z। तो सबसे पहले डेल Z करोगे सिंपली आपको K कैप मिलेगा, कोई फायदा है नहीं। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, इसका अगर मैग्नीट्यूड लोगे डेल A बाई डेल Z, इसका मतलब दैट विल बी इक्वल टू सिंपली 1। मैग्नीट्यूड इज सिंपली गिवन बाय 1, आपका मैग्नीट्यूड जो हो गया ये 1 आ गया, इसका मतलब आपका H3 क्या हो गया 1। तो याद रखना कि इफ जब कभी भी हम इसमें बात करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, अगर हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करेंगे तो यहां पे H1 की जो वैल्यू होगी दैट इज 1, H2 जो हो गया दैट इज R, H3 जो हो गया दैट इज 1 अगेन। ये हो गया किसमें, सिलिंड्रिकल में, ध्यान रखना दिस इज इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गया आपका सिलिंड्रिकल। अगर कार्टेशियन में आपने देखा था H1 इक्वल टू H2 दैट इज इक्वल टू H3 व्हिच वाज इक्वल टू 1, दैट वाज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।